मेरे मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, मुझे मार्क्स इंक्रीज़ करने हैं, 650 प्लस लेकर के जाने हैं। मेरे को टेंशन बहुत हो रही है, बहुत कम टाइम बचा है एग्ज़ाम के लिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन सी बुक से पढूं, क्या पढूं, कितना पढूं। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके दिमाग में इससे रिलेटेड या इसके अलावा कोई भी। तो हम कोशिश करते हैं कि उसको हम लोग सॉल्व करें। बेसिकली आज की वीडियो में मैं आपको एक अप्रोच बताऊंगी कि अगर आज से आप पढ़ना शुरू करते हो तो अभी नीट 2024 के एग्ज़ाम तक आपको क्या पढ़ना है, मैं आपको वो बताऊंगी किस तरीके से, किस डायरेक्शन में पढ़ना है। सो हे ऑल, दिस इज पलक नारंग स्टडिंग MBBS एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं यूजुअली अपने चैनल पे बायो की वीडियोस अपलोड करती हूँ, बायो, जूलॉजी एंड बॉटनी दोनों पढ़ाती हूँ, तो यू कैन चेक दोज वीडियोस आउट। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। एग्ज़ाम आपकी होगी नीट 2024 फर्स्ट वीक ऑफ मई, तो हम मई का स्टार्ट मान के चलते हैं, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। अभी नवंबर हमारा ख़त्म हो गया, इसमें कुछ टाइम नहीं बचा, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 5 महीने हैं हमारे पास अभी। लेकिन अगर तुम 12th स्टैंडर्ड में हो तो तुम बोर्ड भी दोगे, तो 2-3 महीने तुम बोर्ड का भी पढ़ोगे, तो 5 में से तुम 2-3 महीने उसमें से भी निकाल दोगे, तो अब तुम्हारे पास 2 महीने बचे होंगे सिर्फ नीट का प्रिपेयर करने के। तो तुमको ये समझ में आ रहा है हमारे पास टाइम कितना बचा है। अब एक्सक्यूजेस कोई नहीं है, हमने इतना तो देख लिया कि हमारे पास 5/2 महीने हैं, हम 5 महीने मान के चलते हैं नीट के लिए पढ़ने के लिए, तो हम उसी स्ट्रेटेजी से आगे बढ़ेंगे। तो अगर अभी इतने कम टाइम के लिए भी अगर तुम्हारे पास एक्सक्यूजेज है कि अभी न्यू ईयर आने वाला है, अभी क्रिसमस आने वाला है, अभी मेरा बर्थडे आने वाला है, या सो एंड सो कुछ भी आने वाला है, तो रहने दो, फिर तो कुछ नहीं होगा, उसके बाद ही पढ़ाई शुरू करना, नीट 2024 के बाद करना। लेकिन अब अगर आपको सीरियसली समझ में आ रहा है कि बहुत कम टाइम बचा है, तो अभी से शुरू करो पढ़ाई, कोई डिले नहीं, अभी से करो शुरू, और बहुत ही सीरियसली करना है। दिस इज़ नॉट अ जोक। सब लोग जो पहले से शुरू से पढ़ते आ रहे हैं उन लोगों का मोस्टली सब हो चुका है, उन लोगों का रिवीजन टाइम चल रहा है। और जिन लोगों के हमारे में मार्क्स कम आ रहे हैं, 300 आ रहे, 400 आ रहे, इसका मतलब मैं ये समझ रही हूँ वो बहुत ज़्यादा नहीं आता है, उनका बहुत ज़्यादा पोर्शन कवर अप करना ही बाकी है। आपको यहाँ पे क्यों आए हो इस वीडियो में, आपके यहाँ तो 300, 400, 500 कितने भी मार्क्स आ रहे हैं, आपको उसको 650 प्लस लेकर के जाना है, इसीलिए देख रहे हो। तो वो 650 प्लस लेकर के जाना तो क्या इतना ईजी काम है क्या कि आज आप पढ़ोगे तो नेक्स्ट टेस्ट में जो भी आप दोगे उसमें 600 प्लस आ जाएंगे? इतना ईजी नहीं होता है। तुम 300 से 400 फिर भी जा सकते हो, 400 से 450 फिर भी जा सकते हो, पर 650 पे जाना इज अ लिटिल टू डिफिकल्ट। आई एम नॉट सेइंग यू कैन नॉट डू इट, बट यू हैव टू, तो ही तुम कर पाओगे। जो इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं, जो 2 साल से लगे हुए हैं, 3 साल से लगे हुए हैं, वो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो जाके उनके आते हैं 650, 700, जितने भी आते हैं उनके। तो तुम्हें क्या लगता है तुम एक बार में पढ़ के तुम ला सकते हो 650? तुम्हें पढ़ना पड़ेगा तो तुम ला सकते हो। सी, हो सकता है कि आपको बुरा लगे, बट दिस इज द हार्श रियलिटी कि 650 मार्क्स लाने हैं अगर आपको, तो उतना खून पसीना डालना पड़ेगा। ऐसे इतना ईजी टास्क नहीं, अगर ईजी होता तो सब 650 ला रहे होते। आपके अलावा दूसरे और भी लोग हैं जो दूसरी ऐसी ही वीडियो देखेंगे कि कैसे 2 दिन में इतने सारे मार्क्स लेके आए, कैसे 10 दिन में लेके आए, नीट के 1 महीने पहले मेरे को क्या करना चाहिए, वगैरह वगैरह एटसेट्रा, ये सब देखेंगे सब। तो आपको उन सब से अलग क्या करना है, वो ये करना है कि आपको इम्प्लीमेंट करना है इन सब चीज़ों को, आपको फॉलो करनी है वो सब चीज़ें जो आपको बोली जा रही है। सबकी बातें फॉलो मत करो, मेरी भी, मैं तो बोलती हूँ कि अपना ही करो, मेरा अगर तुमको लगता है लॉजिकल है तो ही करो। आपको सबकी सारी बातें ले करके अपना जिंदगी खराब नहीं करनी है। यूजुअली ऐसे ही करते हैं सब बच्चे, क्योंकि अभी इस टाइम पे बहुत टेंशन होगी कि भाई मेरा एग्जाम आने वाली है, मेरे पास टाइम नहीं है। 10,000 वीडियोस देखोगे कि कैसे स्कोर करें, और फिर सबकी बातें सुनोगे और फिर कुछ करोगे नहीं। ऐसे नहीं करना है। एक्चुअल में जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, जो आपको भी पता है, कोई नई बातें नहीं करने वाला, सबको पता होती है, वही चीज़ें फॉलो करनी होती है। रोज़ पढ़ना होता है और क्या, वही करना होता है, तो बस वो करो रोज़, और कुछ नहीं करना। तो देखो, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना है एग्ज़ाम के लिए। जैसे कि अब आपके पास 5 महीने का टाइम बचा है, उसमें आपको एक ही बार पोर्शन नहीं करना है। इतनी बात मेरी ध्यान रखना कि एग्ज़ाम अभी से लेकर के एग्ज़ाम तक के टाइम में सिर्फ एक बार मैं सारा पोर्शन ख़त्म कर दूँ, नहीं, आपको रिविज़न करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए इस टाइम में आपको थोड़ा नंबर ऑफ टाइम सारा पोर्शन हो जाना चाहिए। अब पोर्शन इतना कम तो है नहीं, पोर्शन है अच्छा खासा है, तो इस टाइम पे हमारे पास ये टाइम नहीं कि हम हर चैप्टर को एकदम डिटेल में पढ़ें। समझ रहे हो मेरी बात को? अभी जो पहले शुरू में ऐसा करते थे, पहले वीडियो लेक्चर देखी आपने बहुत सारी अच्छे से, फिर उसके बाद उसकी अच्छी सुंदर नोट्स बनाई, फिर उसके बाद उसको टेक्स्ट बुक में से पढ़ा, आपके पास कोई रेफरेंस बुक है उसमें से पढ़ा, साथ में आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, दूसरी रेफरेंस बुक से कर रहे हो, कोई इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, रोज़ कोई भी डेली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कोई सारे, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए था। अब आपको क्या करना है, स्मार्ट
खेल खेलना है। मतलब कि अब आप एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़ोगे। जैसा कि अगर आप NCERT बायो कर रहे हो तो उसमें NCERT जितना दिया है उतना करो। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से, कुछ ऐसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो क्वेश्चंस में बार बार पूछी गई है, वो आप एक्स्ट्रा कर रहे हो। समझ रहे हो? बाकी सब ने क्या किया, बाकी सब कुछ पढ़ा है जो अभी तक, तो उन लोगों के पास देखो नॉलेज तो ज़्यादा है, उनको सब आता होगा, रिवाइज करेंगे याद आ जाएगा। आपके पास अभी इतना टाइम नहीं है कि आप सब कुछ वापस पूरा का पूरा डिटेल में करो। काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है जो पढ़ाई जाती है। मैं भी अपनी वीडियोस में काफ़ी डिटेल पढ़ाती हूँ, तो वो सब कुछ पूछी जाए ये ज़रूरी नहीं है। जहाँ जहाँ पे पढ़ाया जाता है वहाँ पे इंपॉर्टेंट भी बोला जाता है वीडियो में कि ये पूछा जाएगा, वो आपको पढ़ना है। अगर इनकेस आपको वीडियो नहीं देखनी है, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आप नोट्स में से पढ़ो अपनी, आप टेक्स्ट बुक में से पढ़ो खाली। अगर आपको डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में से हो जा रहा है तो इससे बढ़िया बात तो कोई है ही नहीं। वीडियोस उनको देखनी होती है जिनको टेक्स्ट बुक में से डायरेक्टली नहीं होता। अब जैसे मैं मेरी बात कंसीडर करूँ तो आई कैन नॉट डायरेक्टली स्टडी फ्रॉम अ टेक्स्ट बुक और फिर मुझे सब याद रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आई नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम समवन। तो इसलिए मुझ जैसे लोग कैन प्रिफर वीडियो लेक्चर्स, लेकिन उसको भी एकदम डिटेल में देखो, अभी पूरे नोट्स बनाओ इस टाइम पे, ऐसा मत करो। आई विल नॉट सजेस्ट। सिर्फ अच्छे से उसकी क्रिस्प ओवरव्यू होनी चाहिए। वो क्रिस्प ओवरव्यू कौन देगा आपको? NCERT, दैट्स इट। उसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा टेक्स्ट बुक नहीं है जो आपको देगी। बाकी सब में बहुत अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन लिखी होगी, कोई बात नहीं। अभी के लिए ऐसा नहीं बोल रहे कि वो अननेसेसरी, पर एट दिस मोमेंट अभी आपके लिए अननेसेसरी है वो थोड़ी इन्फॉर्मेशन, उसको कोई बात नहीं। अभी हम लोग नेक्स्ट जब MBBS में आएंगे तब पढ़ लेंगे। उनको MBBS में घुसना ज़रूरी है वो पढ़ने के लिए। अगर यही नहीं पढ़ोगे तो घुसोगे कैसे MBBS? चलो, तो इससे हमको क्या समझ में आया? इससे हमको ये समझ में आया कि हम लोगों को एक चैप्टर को लेके बैठना नहीं है। ऐसा नहीं करना है कि एक चैप्टर उठाया उसको अच्छे से पूरा कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे, पूरा उसको निचोड़ देंगे। देखो, पोर्शन कभी खत्म नहीं होगा तुम्हारा, नीट के बाद भी खत्म नहीं होगा, तुमको खत्म करना पड़ेगा। मतलब कि चैप्टर्स उठाओ, खत्म करो, खत्म करो, खत्म करते जाओ उसको। ऐसे नहीं लेके बैठे रहो पूरे 2-4 दिन तक एक ही चैप्टर को, उतना टाइम हमारे पास नहीं है। ठीक है, पहली बात ये हमारे हुई कि चैप्टर्स को फटाफट कंप्लीट करो। क्यों? क्योंकि हमारा अभी फोकस का है मैक्सिमम रिवीजन पे। दूसरी चीज़, नीट का जो पेपर होता है वो इस तरीके से सेट होता है कि वो चेक करता है कि तुम्हारा डिसिप्लिन है कि नहीं, तुम रोज़ कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो कि नहीं। मतलब कि तुम आज अगर टाइम डिसाइड करो कि मेरे को इतने नंबर ऑफ आवर्स पढ़ना है, फॉर एन एग्जांपल 7 आवर्स अगर आपको पढ़ना है दिन के, तो वो डेली पढ़ो 7-7 घंटे। क्योंकि डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं करोगे तो फिर रह जाना बाकी सबके पीछे, बाकी सबके साथ में पीछे। आज से ही अगर आप डिसाइड करो फॉर एन एग्जाम्पल 7 आवर्स, तो 7 आवर्स पढ़ना है। कैसे 7 आवर्स पढ़ना है कि हमने बुक खोली, 7 घंटे तक हम एक ही पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं, हम कुछ रील देख रहे हैं, मीम देख रहे हैं, नहीं, वैसे नहीं। उसका 7 आवर्स का बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करना है और अच्छे से जितना हो सके उतना पढ़ना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये 2 बात हमारी कंप्लीट हुई कि चैप्टर्स कंप्लीट करना है, रिवीजन ज़्यादा रखना है, डिसिप्लिन होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, सॉल्व एज मैनी MCQs एज पॉसिबल। यानी कि आपको जितने हो सके MCQs करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कोई भी मॉक टेस्ट का अच्छे कोई इंस्टीट्यूट की मॉक टेस्ट लेना, या फिर कोई आपके पास रेफरेंस बुक है कोई अच्छी, वो यूज़ कर सकते हो। किसी और अगर आपके पास कोई इंस्टीट्यूट की बुक्स होती है वो है आपके पास, तो उससे भी क्वेश्चंस कर सकते हो। कोई भी रैंडम कोई भी मत उठा लेना, पर कोई रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट के कोई भी लेना। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि अगर आप बहुत सारे MCQs करोगे, फॉर एन एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि आपको एनिमल किंगडम वाला चैप्टर नहीं आता, ऑब्वियसली वह काफ़ी लोगों को नहीं आता होगा, पर लेकिन आप उसके क्वेश्चंस कर रहे हो। आपको जैसे अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप करोगे, अगर डायरेक्ट पेपर उठाओगे तो उसमें तो सब सारे के सारे चैप्टर्स होंगे, तो उसमें एनिमल किंगडम के भी होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपको वो नहीं आएगा क्योंकि आपने वो नहीं पढ़ा है। पर तो भी आप वो क्वेश्चन कर रहे हो, वो चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है, पर आप वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप ढूंढोगे उसको, बुक के अंदर ढूंढोगे, आंसर देखोगे क्या आंसर है, तो आपको वो क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, दूसरे मॉक टेस्ट के क्वेश्चन करोगे, तो उससे क्या आपको एक पैटर्न मिलेगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और एग्जाम में भी सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो कहीं पर भी ऐसे या कोई भी एग्जाम में जब बिना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करे अगर जा रहे हो तो कोई डम लोग जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मस्ट है कोई भी एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम के लिए, तो वो आपको करना है। चौथी बात कि आपको वेट नहीं करना है आपके MCQ सॉल्व करने के टाइम आएगा तब। मतलब कि पहले आप नोट्स पढ़ोगे, फिर टेक्स्ट बुक पढ़ोगे, फिर नोट्स और बनाओगे, फिर कुछ 1 पेज बनाओगे, फ्लैश कार्ड बनाओगे, कुछ करोगे, फिर MCQ सॉल्व करोगे। ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने जैसा कि बोला, पोर्शन कभी ख़त्म नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, MCQ पहले से ही सॉल्व करना है। अब आप
लॉजिकली सोचो कि आप पहले से सॉल्व करने बैठोगे तो क्या होगा। मानो कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक पेपर कर रहे हो, मानो 2022 का आप पेपर कर रहे हो नीट का, ठीक है। तो उसमें सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस होंगे, आप वो सारे चैप्टर के चालू करोगे करना। पहला क्वेश्चन आपको नहीं आया, कोई बात नहीं, आपने बुक में देखा कि क्या दिया हुआ है, आपको आंसर पता चल गया, उसके रिलेटेड आसपास की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पढ़ लेना। दूसरा क्वेश्चन मान लो आपको ये भी नहीं आया, तो वो आपने देखा, उससे किया। तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां पूरा का पूरा पेपर आपने देख के किया, कोई बात नहीं, बहुत टाइम लगेगा, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पेपर करोगे वो भी ऐसा होगा, उसका नेक्स्ट पेपर, कितने पेपर तुम ऐसे देख के करोगे, 2-3 पेपर के बाद तो क्वेश्चंस रिपीट होने शुरू हो जाते हैं, ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे, तो तब तुम लोगों को समझ में आएगा कि ये अरे ये वाला तो मैंने अभी किया था, तो आपको आ जाएगा। एक्चुअल में आपका वो चैप्टर पूरा नहीं हो रखा है, अभी आपका वो रिवाइज करना बाकी है, पर क्योंकि तुम क्वेश्चंस लगा रहे हो तो तुम लोगों को पता चल रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अब जब तुम थियरी भी पढ़ोगे ना, तो तुमको थियरी पढ़ते टाइम भी ऐसे बैक ऑफ द माइंड याद रहेगा कि ऐसा क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। प्लस अगर तुम क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करके एग्जाम में बैठोगे ना, तो आपको कोई भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन अनफेमिलियर नहीं लगेगा, सब ऐसा लगेगा कि देखा देखा क्वेश्चन है। उससे क्या टाइम बहुत बचेगा। तुम लोगों को काफ़ी ऐसे लोग होंगे जिन लोगों को ऐसा लगेगा कि पेपर छूट जाता है। क्यों छूटता है? क्योंकि आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करके रखी, आपका या तो टाइम मैनेजमेंट खराब है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की हुई है। तो आपको क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करनी, टाइम मैनेजमेंट तो आपको खुद से ही करना पड़ेगा, पर क्वेश्चंस भी वैसे तो खुद से ही करना है, पर लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो लोगों को नहीं पता रहता है कि क्यों मेरा पेपर छूट रहा है। टाइम तो मेरा बराबर मैनेज हो रहा है, फिर भी टाइम लग रहा है क्योंकि तुमने क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस कर रखे। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स का क्वेश्चन, अगर तुमने वही सिमिलर क्वेश्चन पहले करके रखा है तो तुम्हें पता है कौन सी मेथड से हो रहा है, फटफट करो और हो गया, तो उसमें ज़्यादा टाइम बच जाता है। यही मेन पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। मेरे को पता है, मैंने कुछ नया खास बोला नहीं है, सब बातें आपको पता थी कि आपको नहीं पता है कि रोज़ पढ़ना चाहिए, कि आपको नहीं पता है कि टेक्स्ट बुक पढ़नी है, एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आएंगे, कि आपको नहीं पता बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, सबको पता है, बस करते नहीं है। तो वो आपको करना है। देखो अभी से शुरू कर दो, क्योंकि इस टाइम पे जो सब पढ़ रहे हैं ना, सब बहुत बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, या तो लोग रिवाइज कर रहे हैं या तो पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से, और वही लोग स्कोर करेंगे, वही लोग सिलेक्ट होंगे। इस टाइम पे अगर तुम लोग ने थोड़ी सी भी नालायकी कर दी ना, ऐसे कि मुझे नहीं पढ़ना, या जो भी कंपटीशन रखो, ऑब्वियसली एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंपटीशन रखो, तुम्हें सिलेक्ट होना है, दूसरे लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, तुम्हारी सीट चली जाएगी। पढ़ो अच्छे से, फिर बाद में नहीं तो ऐसे 1 महीना पहले सर्च करोगे हाउ टू स्कोर 650+ इन 1 मंथ एंड ऑल, जो भी ऐसा ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। तुम अभी से ही पढ़ना शुरू करो। देखो आई नो इनिशियली डिफ़िकल्ट होगा, स्टार्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जब आप शुरू करोगे कि आपको एक दिन में 2-3 चैप्टर में आपको रिवाइज करना है, आपको अभी बोर्ड एग्जाम भी आ रही होगी फॉर 12th स्टूडेंट्स, आप लोगों को अभी MCQs भी मैंने बोल दिया कि चलो MCQ अलग से शुरू करो, तो आई नो इट इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट एंड नीट इज़ डिफ़िकल्ट। देयर इज़ अ रीज़न कि वो है ऐसा। अगर आपने स्टार्ट कर दिया, इनिशियली थोड़ा फोर्स लगाया और कर दिया, तो फिर आगे आपको बहुत ही अच्छा होगा। ऐसा नहीं कि अभी आपने किया नहीं तो फिर एग्ज़ाम के बाद आपको गिल्ट होगा, और गिल्ट ना बहुत बुरी चीज़ है, गिल्ट नहीं होना चाहिए। इससे अच्छा ये है कि अपनी मेहनत लगा दो, ताकि बाद में आप खुश बाहर आओ, एटलीस्ट कुछ नहीं तो खुश तो आओ कि मैंने तो अपना पूरा दे दिया। और टेंशन वाली बात इतनी है नहीं, बाकी सब लोग भी टेंशन लेंगे, आपको ठंडे दिमाग से सोचना है और पूरा पढ़ना है। तो बस अभी से पढ़ना शुरू करो। ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ भी प्रॉब्लम हो, यू कैन डेफिनेटली कम टू मी and I will meet you in my next video lecture probably. Till then, bye bye.